नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे हम अपन चर्चा कर रहे थे आपके एसएससी जीडी के अंदर, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में अपन बात कर रहे थे। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल तथा आपके साथ में इसी के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संबंधित क्वेश्चन, इन्हीं के अंदर आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे, जिससे आपके रिविजन भी होता रहेगा साथ साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू के अंदर। तो एक बार जितने भी जुड़े हैं सभी सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए, जितने भी जुड़े हैं एक बार सभी के सभी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप और अधिक जितने भी है वो सभी के सभी जुड़ जाएं, ठीक है ना। जिसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आज की क्लास नंबर 2 है, तो उम्मीद कर रहा हूं जो पीछे की क्लास है वो आई 1 नंबर की जो क्लास थी सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो सभी के सभी आप देखकर आ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है, साथ में आपके जीडी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन क्वेश्चन वही लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में, क्योंकि देखो मैंने आपको एसएससी जीडी के अंदर लगभग 3 बजे वाली क्लास के अंदर 111 से समथिंग इतने क्वेश्चन मैंने करवा 111 से समथिंग पेपर मैंने करवा दिए। तो मुझे पता है कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वहीं से अपन इसी को रिलेटिव करते हुए यहां पर आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सभी के सभी उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको ने पढ़ा भी होगा, 2 या 3 दिन पहले मैं आपको 3 बजे एसएससी जीडी का पेपर करवा रहा था, तब आपके ये ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें विवाह से संबंधित था। तो मैंने आपको 2-3 विवाह एक साथ ही बता दिए। तो ये एक क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, देखते हैं, देखिए कौन देता है सबसे पहले आंसर। सभी जितने भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए, ताकि आपका जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करने के बाद में आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलिए, सिया हमारे साथ में जुड़े हैं, और मोंती कुमारी हमारे साथ में जुड़े हैं, महेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं, निशा हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, वही आपसे पूछा है। बात कर लेते हैं गंधर्व विवाह के बारे में। ए आंसर दे रहे हैं गंधर्व विवाह। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, गंधर्व विवाह होता है वो प्रेम विवाह होता है। कौन सा विवाह? तो आप बोले सर जो प्रेम विवाह, आप जिससे प्रेम करते हो उससे विवाह हो जाएगा, तो विवाह कौन सा हो जाएगा? तो आप बोले सर गंधर्व विवाह होगा। कौन सा? गंधर्व विवाह होगा। परिणय विवाह, बिल्कुल ये प्रेम विवाह ही होगा। परिणय विवाह मतलब कौन सा? तो आप बोले सर प्रेम विवाह होगा। बिल्कुल बात तो सही कह रहा है, ठीक है। चलिए, अगला अपन बात करते हैं राक्षस विवाह के बारे में। तो राक्षस विवाह कैसा होगा? तो आप बोले सर राक्षस प्रवृत्ति का अपनाओगे, तो बताओ बलपूर्वक कैसे? तो आप बोले सर बलपूर्वक, भाई बल दिखा के अपना ऐसे धूस दिखाएगा कि ठीक है मेरे अंदर इतनी पावर है, ठीक है, मेरे से शादी कर। इसका मतलब बलपूर्वक जो शादी करना राक्षस विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह, तो आप लोग सर सर्वोच्च क्वालिटी का जो विवाह होता है जिसमें 7 फेरे होते हैं, तो ये आपका होता है सर्वोच्च विवाह होता है, वो आपका कौन सा विवाह होगा? ब्रह्म विवाह होगा। तो आप अपन बात करते हैं उसके बाद में आर्ष विवाह के बारे में। आर्ष विवाह निकृष्ट विवाह नहीं होता है। आर्ष विवाह के बारे में अपन बात करते हैं, तो ये निकृष्ट विवाह नहीं होता। आर्ष विवाह के अंदर तो 2 जोड़ी बेल दिए जाते हैं। कितने? तो आप बोलिए सर 2 जोड़ी बेल इसके अंदर दिए जाते हैं। 2 जोड़ी बेल और गाय दी जाती है, ठीक है ना। बेल और क्या दी जाती है? तो आप बोलिए सर गाय दी जाती है। अपने भी गांवों के अंदर विवाह होता है, तो आपने देखा होगा कन्यादान के अंदर क्या देते हैं? तो आप बोलिए सर गाय दी जाती है। क्या दी जाती है? गाय दी जाती है। कौन सा विवाह? तो आप बोलिए सर आर्ष विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता है? आर्ष विवाह कहलाता है, ठीक है। कुछ 1-2 और विवाह के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ये आर्ष विवाह तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगला अपन बात कर लेते हैं, 1-2 और पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आसुर विवाह के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप बोलिए सर आसुर विवाह ये कौन सा विवाह होता है, इसके बारे में अपन बात करें। तो आप बोलिए सर आसुर विवाह यानी आसुर बन जाएगा पिता। कौन बन जाएगा? तो आप बोलिए सर आसुर बन जाएगा, पिता बन जाएगा, और अपनी बेटी को बेच देगा। अपनी बेटी को क्या कर देगा? कुछ पैसों के अंदर किसी से भी क्या करवा देगा? विवाह करवा देता है। उस विवाह को कहा जाता है आसुर विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, एक और विवाह के बारे में अपन बात कर लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, पेशाचे विवाह। कौन सा विवाह? पेशाचे विवाह। पेशाचे विवाह के बारे में अपन बात करें तो पेशाचे विवाह तो आप बोलिए सर ये सबसे निकृष्ट होता है। कैसा होता है ये? तो सबसे निकृष्ट विवाह होता है। ये इंपॉर्टेंट करना, कैसा विवाह? तो आप बोलिए सर सबसे निकृष्ट विवाह। निकृष्ट विवाह है ये आपका विवाह कौन सा होता है? तो आप बोलिए सर सबसे निकृष्ट विवाह होता है वो पेशाचे विवाह होता है, यानी भूत पलित। नाम से पता चल रहा है सर भूत पलितों जैसा है ना, उसको छीन लिया जाएगा, उसको इस तरीके से। तो सबसे निकृष्ट विवाह होता है, ठीक है, वो कौन सा? पेशाची विवाह। तो ये विवाह से संबंधित आपके जीडी के अंदर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी था 2023 वाले पेपर में, तो उसी से संबंधित मैंने 1-2 क्वेश्चन और लेके आ गया, ताकि दोबारा आपके कहीं से यहां से क्वेश्चन पड़े तो आपके हिस्से बाहर नहीं जाए, ठीक है। कौन से राज्य में विवाह?
ठीक है चलिए ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ये बताना है जल्दी से। 16 महाजनपद है, महाजनपदों का उल्लेख हमें कहां पे मिलता है? तो आप बोलोगे सर अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। कहां पे मिलता है? अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है। अंगुत्तर निकाय के बारे में अपन बात करें, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ओके। जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इनके अंदर हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बताओ कितने महाजनपद थे? तो आप बोलोगे सर 16 महाजनपद थे, जिसमें से आपसे पूछा है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी, इसके बारे में आपको बताना है। एक बार जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो 4 लोग हो सिर्फ और सिर्फ, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम पूरा डिटेल के साथ में करवा रहे हैं, फिर भी आप 4 लोग हो तो थोड़ा सा इस चीज को तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी है, यह आपको बताना था। सी आंसर दे रहे हैं काशी की। चलिए काशी की राजधानी बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बाकी भी ओके। नवीन हमारे साथ में जुड़े हैं। निशा, सिया का आंसर सी आंसर था ओके। निशा का आंसर बी आंसर, वत्स की राजधानी। चलिए ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो वज्जी की राजधानी कौन सी है? वज्जी की राजधानी वैशाली है। कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर वैशाली। अच्छा वैशाली कहां पर है ये मुझे बताओ, वर्तमान में वैशाली कहां पर है, इसकी राजधानी बताऊं। वज्जी की कौन सी? तो आप बोलोगे सर वज्जी की राजधानी है वो वैशाली है। याद रखना वज्जी की राजधानी, तो आप बोलोगे सर वैशाली। वर्तमान में वैशाली कहां पर है ये आप मुझे बताइए जल्दी से। वैशाली का वर्तमान में क्षेत्र कौन सा है? तो आप बोलोगे सर बिहार वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? बिहार वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, याद रख लेना। वत्स के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर वत्स की राजधानी कौन सी है? वत्स की राजधानी कौन सी? तो कौशाम्बी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वत्स की राजधानी है वो हो जाएगी कौशाम्बी। ठीक है ना, अब आप बी दे रहे थे तो इसकी भी मैं बता देता हूं, इसकी राजधानी है वो है आपके कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी राजधानी है। कौशाम्बी है तो बताइए वर्तमान में कौशाम्बी कहां पर है? कौशाम्बी आपसे पूछ ली जाएगी, बताइए कौशाम्बी राजधानी कहां पर है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बिहार बिहार ओके। तो कौशाम्बी कहां पर है? याद रख लेना उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश के अंदर है। काशी के बारे में अपन बात करें, काशी, काशी की राजधानी किसकी? तो आप बोलोगे सर काशी के बारे में देख लेते हैं। काशी की तो आप बोलोगे सर वाराणसी। देखो काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, ऐसे थोड़ा सा नाम लगोगे तो आपको पता चल जाएगा काशी वाराणसी। ठीक है ना, तो याद रखो इसकी राजधानी है वो है वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी वरुणा और असी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे था? वरुणा और असी नदी के किनारे। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में। पूछा था सूरसेन का, तो सूरसेन की राजधानी थी वो थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? तो आप बोलोगे सर मथुरा थी। सभी को समझ में आया कि नहीं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं, फिर भी आप 3 लोग आ रहे हो तो अब तो शर्म की बात है ये तो, है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप 3 लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो आप बोलोगे सर ये राजधानी थी। इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी राजधानी किसकी है। ठीक है, चलिए अगला अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है अंग की राजधानी किसकी? तो बोलिए सर अंग के बारे में अपन बात करें, अंग की राजधानी कौन सी थी? अंग की राजधानी थी चंपा थी, वर्तमान में भागलपुर स्थान है। कौन सा? तो आप बोलोगे सर अंग की राजधानी है वो है चंपा और वर्तमान के अंदर भागलपुर है। कौन सा हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, और भागलपुर कहां पर है? तो आप बोलोगे सर बिहार क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र के अंदर है ये? बिहार क्षेत्र के अंदर है। ओके, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा कि सर इतने क्वेश्चन आपने करवाए थे लेकिन हमने उस टाइम देखे नहीं थे। ठीक है, बाद में देखोगे तब थोड़ा सा पता चलेगा आपको। ठीक है, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक है वो अजात शत्रु किसका पुत्र था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सर जी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था आपके? थोड़ा ऊपर चला गया था। ठीक है ना, ओके। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हर्यक वंश के बारे में पूछा है, किसके बारे में? हर्यक वंश के शासक के बारे में। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए। हर्यक वंश के बारे में पढ़ के तो आए हो ना कभी? ऐसा तो नहीं है कि सर आज तो पहली बार ही हर्यक वंश पढ़ रहे हैं हम तो। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिंबिसार, बिंबिसार ओके। देखते हैं हर्यक वंश के बारे में पूछा है कि शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का दे रहे हैं आंसर ओके। मोंती कुमारी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। बाकी भी जितने भी जुड़े आंसर दीजिए। हर्यक वंश के बारे में मैं बात करूं तो इसका पहला जो शासक था ना वो तो था भटिये। पहला शासक कौन था? तो आप बोलोगे सर पहला शासक भटिये था। ठीक है, चलिए इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक भी याद रख लेना। इसका वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार। वो कौन था? तो आप बोलोगे सर बिंबिसार था, है ना, बिंबिसार था। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आप बोलोगे सर बिंबिसार है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। ठीक है, इस बिंबिसार ने क्या किया? तो आप बोलोगे सर मगध की नींव रखी थी। किसकी? तो आप बोलोगे सर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी इसने, यानी मगध की
नींव रखने वाला, स्थापना करने वाला शासक कौन है? बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार का बेटे का नाम तो आप बोलोगे सर इसका पुत्र था, वो था अजात शत्रु। कौन सा शत्रु? तो आप बोलोगे सर अजात शत्रु था। अच्छा, एकमात्र ऐसा वंश है ये आपके हर्यक वंश। इसमें क्या होता है कि जो भी पुत्र होता है ना वो अपने पिता की हत्या करता है। क्या करता है? तो आप बोलोगे सर पिता की हत्या करता है। एकमात्र ऐसा वंश है जो आपके पितरहंता वंश है। ये कैसा वंश है? पितरहंता वंश। पितरहंता वंश है। ठीक है, इसको आपसे पूछ लिया जाए बताओ इनमें से कौन सा पितरहंता वंश है? तो आप बोलोगे सर हर्यक वंश है। यानी अपने पिता की हत्या कर ये शासक बनते हैं। अजात शत्रु, फिर अजात शत्रु का बेटा होता है वो अजात शत्रु को मार देता है, फिर उसका बेटा होता है वो उसको मार देता है। इसका मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये अपने पिता को मारकर शासक बनते हैं। एक तो ये याद रख लेना इसके बारे में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अजात शत्रु के बारे में ये बिल्कुल आंसर तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही था। अजात शत्रु का बचपन का नाम था कुणिक नाम था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो मैं जितना थ्योरी बता रहा हूं ना आपको, ये सभी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं, सभी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। इसीलिए बताता हूं ताकि आपके वापस रिवाइज होएगा, पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाते हैं। ठीक है ना, अजात शत्रु तो आप बोलोगे सर कुणिक था। कौन था? कुणिक था। पितरहंता शासक था, ये याद रख लेना। इस बिंबिसार का एक राजवेद था, नाम था इसका जीवक। इसका क्या नाम था? जीवक के बारे में अपन बात करते हैं तो जीवक किसका? राज्य वेद था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य वेद था। ठीक है, राजवेद था तो ये किसका था? जीवक था, बिंबिसार का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सिकंदर के बारे में आपसे पूछा है, सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? तो आप बोलोगे सर 326 ईस्वी के अंदर किया, 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है ना, चलिए तो बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन आंसर देता है। सिकंदर का आक्रमण कब होता है? 326 ईसा पूर्व में होता है। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व के अंदर इसका आक्रमण होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए टॉपिक वाइज भी आपको बता रहे हैं तो भी सिर्फ 3 लोग आ रखे हो आप हैं। धनानंद, ओके ठीक है, चलिए धनानंद बिल्कुल ठीक है। चलिए सिकंदर का आक्रमण मैंने बता दिया आपको 326 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व के अंदर। उस समय यहाँ पर मगध का शासक कौन था? तो मगध के शासक के बारे में अपन बात करते हैं तो नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक धनानंद था। कौन था? तो आप बोलोगे सर नंद वंश का शासक धनानंद। अतुल्य धन संपदा थी इसके पास में। क्या थी? तो आप बोलोगे सर अतुल्य धन संपदा होने के कारण इसको धनानंद कहा गया था। ये याद रख लेना। सेना भी ज्यादा थी, धन था तो सेना ज्यादा होगी, सेना ज्यादा होगी तो सिकंदर की सेना है वो क्या करी? तो आप बोलोगे सर सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। कौन सी नदी को पार करने से? व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है सिकंदर की सेना। क्यों कर देती है? तो क्योंकि इसलिए कर देती है क्योंकि इसके पास में अतुल्य धन था, सेना ज्यादा थी, इससे डर गई थी इसकी सेना, तो ये व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सिकंदर के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है उसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर एक तो याद है हमें 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। सबसे पहले कौन सी नदी को पार करेगा? तो आप बोलोगे सर सिंधु नदी को पार करेगा। कौन सी नदी को? सिंधु नदी को पार करेगा। आक्रमण सबसे पहले कहां पे किया इसने? तो तक्षशिला पर किया था। कौन से शिला पर? तो आप बोलोगे सर तक्षशिला पर इसने किया था, आक्रमण किया था। ये याद रख लेना, तक्षशिला पर आक्रमण। उस समय तक्षशिला का शासक था वो था आंबी। क्या नाम था? आंबी नाम था। और ये आपके जीडी के अंदर पिछली बार क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए आंबी कहां का शासक था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो थ्योरी बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपकी इच्छा है आपको 3 लोग रहना है या 4 लोग, में तो आपको डिटेल जितनी होगी उतनी बताऊंगा, लेकिन एग्जाम के बाद में जब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सर खास ये वीडियो देख लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, तब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग अभी मैं सोचा कि चलो क्लास आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास दी जाए, फिर भी आप 3 लोग हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तक्षशिला के बारे में अपन बात करें। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जीडी के अंदर कि आंबी बताओ कहां का? तो आप बोलोगे सर तक्षशिला का शासक था। ठीक है, सिकंदर इस पर आक्रमण करता है और ये आंबी क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर देता है, यह भी याद रखना, आत्मसमर्पण कर दिया था आंबी ने। इंपॉर्टेंट करना। और इसको कहा जाता है, आंबी को भारत का पहला देशद्रोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पहला देशद्रोही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में कहां पर आक्रमण करता है? तो आप बोलोगे सर उसके बाद में यह आक्रमण किया पुरु राज्य पर। कौन से राज्य पर? पुरु राज्य पर। इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में एक शिफ्ट में फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा सिकंदर से। तो पुरु राज्य पर आक्रमण किया और उस समय शासक था पोरस। कौन था? तो आप बोलोगे सर पोरस
पोरस। अच्छा, युद्ध हुआ होगा तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हुआ। नाम इसका क्या है? झेलम का युद्ध है। कौन सा युद्ध होगा? झेलम का युद्ध, या फिर इसको कहा जाता है हाइडेन स्पीतीज का युद्ध। हाइडेन स्पीतीज का युद्ध कहा जाता है, हाइडेन स्पीतीज का युद्ध, या फिर वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। वितस्ता का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ता है? तो यह आप बोलोगे सर पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है। कौन सी नदी के किनारे? झेलम और चिनाब के किनारे। झेलम और चिनाब के किनारे, ठीक है ना, झेलम और चिनाब नदी है, इन दोनों के मध्य ये पूर्व राज्य है। यहां पर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे होता है। वैसे तो ये आपके जो राज्य था झेलम और चिनाब के मध्य था। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके। खुद सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं। जेनिस का आंसर, मोंती का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पे हुआ था? बताइए जल्दी से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी बता रहा हूं, टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूं, तो इस चीज का भी फायदा उठाइए आप। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। मोंती कुमारी का आंसर, खुश का आंसर भी ठीक है, चलिए गुड, खुश आंसर ओके। लवली का भी आंसर 4 में बी आंसर था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पे हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। जो व्याख्या बता रहा हूं ढंग से याद कर लेना, उससे संबंधित मैं बता रहा हूं अभी भी आपको कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। 5 में ए आंसर पाटलिपुत्र। ओके, चलिए पाटलिपुत्र आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। प्रथम जैन महासभा के बारे में अपन बात करते हैं, कब हुआ? तो आप बोले सर 300 ईसा पूर्व के अंदर होती है। 300 ईसा पूर्व के अंदर प्रथम जैन सभा होती है, पाटलिपुत्र के अंदर होती है। कहां पे होती है? पाटलिपुत्र के अंदर होती है। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। इस प्रथम जैन सभा के अंदर अध्यक्षता के बारे में आपसे पूछ ली जाए कि बताइए अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बोलोगे सर स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, ये याद रख लेना। अगला अपन बात करें इसमें क्या होता है जैन सभा में, तो आप बोलोगे सर इस जैन सभा के अंदर 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में, ये इंपॉर्टेंट करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कब जैन धर्म 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, तो आप बोलोगे सर 2 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है जैन धर्म, वो प्रथम जैन संगीति के अंदर हो जाता है। 2 भाग कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो हम बात करें श्वेतांबर के बारे में, श्वेतांबर, और कौन सा है? तो आप बोलोगे सर दिगंबर है। कौन सा हो जाएगा? दिगंबर। अच्छा, ये सबसे ज्यादा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए उस समय के बारे में अपन बात करें, शासक कौन था? शासक कौन था यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो फिर तो आप बोलोगे सर शासक के बारे में देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। समझ में आ गया होगा, याद रख लेना। जो थ्योरी बता रहा हूं अच्छे से रट लीजिए। इतना कहूंगा आपको कि जो पेपर आप देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा सब कुछ क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, क्योंकि बचेगा क्या। ठीक है, पूरी व्याख्या के साथ में बता रहा हूं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी जैन संगीति के बारे में। किसके बारे में? दूसरी जैन संगीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरी जैन संगीति है, ये कब हुई थी इसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर 6वीं शताब्दी के अंदर होती है। ठीक है ना, किस कब होती है बताइए, तो आप बोलोगे सर 6वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं शताब्दी के अंदर होती है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी यह आपसे पूछ लिया जाए तो देवानाम प्रिय। तो कौन था? आप बोलोगे सर देवाधाम प्रिय या समा शर्मण थे। कौन थे? समा शर्मण थे। ठीक है ना, समा शर्मण या देवाधाम प्रिय थे। ये इन्होंने क्या की थी? तो आप बोलोगे सर दूसरी जैन संगीति की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कहां पे होती है? तो आप बोलोगे सर ये गुजरात के अंदर होती है, वल्लभी के अंदर। कहां पे होती है? तो ये हुई थी, उसी के बारे में अपन बात करें। दूसरी बौद्ध संगीत, दूसरी जैन संगीति है, ये वल्लभी के अंदर होती है। कहां पर होती है? ये वल्लभी गुजरात के अंदर होती है। ठीक है ना, ये भी याद रख लेना, वल्लभी गुजरात के अंदर होती है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था पहली के अंदर, तो दूसरी में क्या होगा? जैन जो ग्रंथ है ना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैन ग्रंथ है उनका क्या होता है? संकलन होता है। उनका क्या होता है? तो आप बोलोगे सर संकलन किया गया था, यानी अंतिम रूप से जैन ग्रंथ लिखे गए थे पूरे के पूरे, वो अंतिम रूप से संकलन किया गया था दूसरी जैन संगीति के अंदर। कौन सी में? दूसरी जैन संगीति के अंदर। अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध के बारे में आपसे पूछा है, बुद्ध है वो कौन से वंश से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, आपको इतनी मेहनत करके हम क्लास लेकर आते हैं, फिर भी आप यही 2 लोग 3 लोग रहते हो, तो थोड़ा सा इस चीज को भी देखो, है ना। बताइए जल्दी से इसका आंसर। शेयर कर दिया करो आप सभी के सभी जितने भी जुड़े हैं भाई, शेयर कर दिया करो क्लास को। रोज रोज क्या ही करना पड़े अब आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध किस वंश से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। बताओ जल्दी से,
सी आंसर, छठे में सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ज्ञात्रक क्षत्रिय मत कर देना ना, ज्ञात्रक क्षत्रिय भगवान महावीर थे। ज्ञात्रक क्षत्रिय कौन थे? तो आप बोले सर ये तो भगवान महावीर थे, ये तो हमें पता है, ठीक है। और बुद्ध बताओ कौन से थे? तो आप बोले सर बुद्ध थे वो शाक्य क्षत्रिय वंश से थे, शाक्य क्षत्रिय वंश से थे, वो आपके भगवान बुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रख लेना। भगवान महावीर कौन से थे? तो आप बोले सर ज्ञात्रक क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे, ये शाक्य क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे। कौन? भगवान बुद्ध थे, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बताओ भगवान बुद्ध का जन्म कहां पे होता है? जन्म होता है वो याद रखना कुंडलवन, यहां पर हम बात करें कहां पर? नेपाल के अंदर, लुंबिनी के अंदर होता है। कहां पर? नेपाल लुंबिनी, यहां पर कपिल वस्तु के अंदर, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है जन्म के बारे में। तो आप बोलोगे सर नेपाल के अंदर होता है। कहां पर? तो आप बोलोगे सर नेपाल के तराई क्षेत्र में, ठीक है, वहां पर एक स्थल था, उस स्थल का नाम है लुंबिनी। क्या नाम है? तो आप बोलोगे सर लुंबिनी, ठीक है। और लुंबिनी भी नहीं है ऑप्शन में आया तो कपिल वस्तु आएगा, कपिल वस्तु। समझ में आ गया होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। और जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें, भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो शाक्य वंश से संबंधित है सुधोधन थे। कौन थे? सुधोधन, ठीक है ना, ये याद रख लेना। सुधोधन के बारे में अपन बात करें, सुधोधन ये शाक्य वंश से संबंधित थे। और बताओ इनके क्या थे? तो भगवान बुद्ध के पिता थे। भगवान बुद्ध के क्या थे? तो आप बोलोगे सर ये पिता थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। भगवान बुद्ध का घोड़े का क्या नाम था? कथक नाम था। क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था वो कथक था, ठीक है। और अपन बात करें भगवान बुद्ध के गुरु का नाम, तो आप बोलोगे सर आलार कालाम था। भगवान बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो गुरु का नाम था वो था आलार कालाम, आलार कलाम, ठीक है, आलार कलाम था, ठीक है, ओके। और अपन बात करें भगवान बुद्ध के बारे में, महापरिनिर्वाण वगैरह ये तो आपने अब आगे आ जाएंगे, ठीक है ना, इनके बारे में तो चलिए और देख लेते हैं। तो बोध गया के अंदर इनको भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये लिख लीजिए, ठीक है ना। बोध गया के अंदर कहां पर? तो आप बोले सर बोध गया के अंदर इनको क्या होती है? निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे है, उस नदी के किनारे इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति? तो आप बोले सर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई है? द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं भाई सभी सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो हम भी मेहनत करते हैं पूरी की पूरी आपके लिए, एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, फिर भी आप इतने कम आते हो तो थोड़ा सा इस चीज को भी देखो, है ना। आपको पूरी डिटेल के साथ में पूरा टॉपिक वाइज करवा देते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में लिखवा देते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में आपसे पूछा है, जल्दी से बता दो। तब तक मैं बात कर लेता हूँ प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। कौन सी बौद्ध संगीति है? तो आप बोले सर प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है? राजगृह के अंदर होती है। कहाँ पर होती है बताइए? तो आप बोले सर प्रथम बौद्ध संगीति होती है वो राजगृह के अंदर होती है, 483 ईसा पूर्व के अंदर होती है। कब होती है ये? 483 ईसा पूर्व के अंदर हुई है, ये याद रख लेना। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्षता किसने की थी? तो आप बोलोगे सर ये अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, ये याद रख लेना, महाकश्यप ने की थी। और किसके शासनकाल में हुई है? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप बोलोगे सर अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई है, याद रह जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ दूसरे बौद्ध संगीति के बारे में। तो दूसरी बौद्ध संगीति बताओ, दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर होती है? तो आप बोलोगे सर दूसरी बौद्ध संगीति होती है वो आपके होती है वैशाली के अंदर। कहां पे होती है? तो आप बोलोगे सर दूसरी बौद्ध संगीति हुई है वो वैशाली के अंदर हुई है, ठीक है। चलिए कब हुई है इसके बारे में अपन बात करें तो 383 हाँ 383, ठीक है ना, 383 ईसा पूर्व के अंदर होती है। एक तो ये याद रख लेना। उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था वो कालाशोक था, उस समय शासक था वो कालाशोक था। और अध्यक्षता किसने की थी ये आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अध्यक्षता दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर अध्यक्षता किसने की थी? तो आप बोलिए सर अध्यक्षता दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर है वो साबक मी ने की थी। किसने की थी? साबक मी ने की थी, ठीक है ना, ये याद रख लेना, साबक मी ने, ठीक है, साबक मीर ने की थी, ये याद रखना। और कालाशोक के शासनकाल में होती है। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल के अंदर दूसरी बौद्ध संगीति होती है। तीसरी बौद्ध संगीति तो अब सर अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति होती है। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है? तो अशोक के शासनकाल में होती है। और उस समय अध्यक्षता की थी मोकलीपुत्र तिस्य ने, उस समय अध्यक्षता तीसरी बौद्ध संगीति की है। तो ये आपके अध्यक्षता है वो मोकलीपुत्र तिस्य ने की थी,
मोकलीपुत्र तिष्य ने की थी। ठीक है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मोकलीपुत्र तिष्य ने अध्यक्षता की थी। तीसरी बौद्ध संगीति होती है, वो अशोक के शासनकाल में होती है, और कहां पे होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है। कहां पे होती है, पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल ठीक है, कश्यप ने बिल्कुल सभी ने लिख के भी बताया है, तो ये भी याद रख लो, पाटलिपुत्र में। कहां पर, तो आप सर पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर बताओ क्या होती है, तो तीसरी बौद्ध संगीति होती है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला लास्ट बात कर लेते हैं, जो चौथी बौद्ध संगीति के बारे में, जो आपके कुंडल वन में होती है। कहां पर होती है, तो आप सर चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर के अंदर, कुंडल वन कश्मीर के अंदर होती है। ये याद रख लीजिए, कुंडल वन कश्मीर के अंदर होती है। और किसके शासनकाल में, तो इसमें कई का दिखेंगे, तो आप सर कुंडल वन, कश्मीर, कनिष्क, क्या दिखेगा, तो आप सर कनिष्क दिखेगा। ठीक है, चलिए तो कनिष्क के शासक कौन था, तो आप सर कनिष्क था। और अपन बात करें अध्यक्षता कौन था, तो आप सर अध्यक्षता थी वसुमित्र और अश्वघोष। कौन थे, तो आप सर वसुमित्र के बारे में अपन बात करें, वसुमित्र तो अध्यक्षता था। उपाध्यक्ष के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उपाध्यक्ष कौन था, तो उपाध्यक्ष था वो था आपका अश्वघोष था। कौन था, तो आप सर अश्वघोष था। ठीक है ना, तो याद रख लेना, ये आपके पूरी की पूरी चारों के चारों मैंने बता दिया। बौद्ध संगीतियों के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो आप सर पहला राजगृह महाकश्यप यहां पर अध्यक्ष था, 483 ईसा पूर्व, अजात शत्रु वैशाली के अंदर हुआ था। अध्यक्षता की थी साबक मीन ने कालाशोक के शासनकाल में। कुंडलवन कश्मीर में चौथी होती है, कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था वो अश्वघोष। तीसरी होती है अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में अध्यक्षता की थी मोकलीपुत्र तिष्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर के बारे में आपसे पूछा है, बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए और कंटिन्यू आ जाया करो। देखो भाई 11 बजे आप क्लास लोगे तभी होगा, है ना। अब 2 लोगों को 3 लोगों को तो कैसे पढ़ाऊंगा, आप भी बताओ। पूरी की पूरी मेहनत करके लेकर आते हैं, क्वेश्चन देखने पड़ते हैं आपके टॉपिक वाइज। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह देखने में उनमें भी समय लगता है, तो आप भी थोड़ा सा इस चीज को समझो। आपको टॉपिक वाइज पूरा एमसीक्यू करवा रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं भाई पूरी व्याख्या के साथ में कर रहा हूं, तो आपके इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है ना, चलिए बता दीजिए। और मैं क्वेश्चन वही लेकर आ रहा हूं जो आपके जीडी के अंदर पूछे गए हैं, क्योंकि जीडी के जीके के पेपर मैंने आपको 120 पेपर है वो पूरे होने को आए, 111 समथिंग पेपर मैंने करवा दिए आपके। तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। बी आंसर सभी का आ रहा है। ओके, तो बी आंसर है कहां पर, तो आप लोग सर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर पूछा ना, इंडोनेशिया के अंदर है। कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल आंसर सभी का सही है। जो भी नए जुड़े हैं सभी के सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, हम भी मेहनत करते हैं, जो मेहनत करता है उनके लिए सब्सक्राइब तो कम से कम आप कर ही दिया करो। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। मेगास्थनीज कौन था, सबको पता है ना, तो आप लोग सर बिल्कुल पता है। इसकी तो कहानी के बारे में मैं आपसे बता देता हूं थोड़ा सा कहानी के रूप में। तो आप लोग सर चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सीजी मौर्य लिखा है मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य है वो आक्रमण करता है सेल्यूकस पर। किस पर आक्रमण करता है, तो आप लोग सर सेल्यूकस पर आक्रमण करता है। ये सेल्यूकस हार जाता है। हारेगा तो बताओ क्या, तो आप लोग सर हारेगा तो इसने मेगास्थनीज को भेजा। किसको भेजा, मेगास्थनीज को भेजा। कहां पर, चंद्रगुप्त के दरबार में। कहां पर भेजता है ये, चंद्रगुप्त के दरबार में। कौन सी पुस्तक लिखी इसने, तो आप बोलिए सर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसने वहां के भारत का समाज के बारे में बताया। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ भारत के समाज कितने भागों में बटा हुआ था, 7 भागों में बटा हुआ था। करसी वालार ऐसे इसने बताया। ठीक है ना, तो ये आपके समाज बटा हुआ था 7 भागों में। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था, तो आप बोलिए सर मेगास्थनीज ने कहा था। ये याद रख लेना। इसी ने पाटलिपुत्र को, क्योंकि मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इस पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा कहा। क्या कहा, पोलीब्रोथा। ये इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ पोलीब्रोथा किसको कहा जाता है, पाटलिपुत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पाटलिपुत्र को कहा जाता है। अब बताओ हराया किसको, तो आप सर सेल्यूकस निकेटर एक बड़ा राजा था यूनान का। कहां का था, यूनान का राजा था, अपने भारत का नहीं था, यूनान का राजा। तो चंद्रगुप्त यूनान जाकर बताओ सेल्यूकस को हराता है। किसको हराता है, तो आप सर सेल्यूकस निकेटर को हराता है। अब हराएगा तो केवल बस इसको भेज दिया, इतना ही थोड़ी बात होगी। तो आप सर और एक्स्ट्रा बात होगी जो अपने एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन कौन से प्रांत देने पड़े थे सेल्यूकस को। किसको, सेल्यूकस को, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रांत देने पड़े थे। वो इंपॉर्टेंट है, हेरात, काबुल, कंधार और मकरान है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आप सर हेरात हो गया। काबुल के बारे में अपन बात करें, काबुल। मकरान हो गया, मकरान। ठीक है, हेरात है, काबुल है, मकरान, और कौन सा हो गया, कंधार। कौन सा हो जाएगा, कंधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रांत देने पड़े थे। किसको देने पड़े थे, तो आप सर सेल्यूकस निकेटर को देने पड़े थे। किसको, चंद्रगुप्त को। ओके, समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इतना याद हो गया तो बात कर लेते हैं। यह आपके पूछा है कि मेगास्थनीज कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। जिन्होंने ए आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने ए आंसर दिया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रख लेना, यहां पर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया
किया जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बताओ क्या? तो आप लोग सर मौर्य वंश का संस्थापक है। एक तो क्या है ये? मौर्य वंश का संस्थापक, सबको पता है ये तो। ठीक है, और बात करें इसके बारे में, इसका अंतिम समय पूछा जाता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, अंतिम समय इसने कहां पे बिताया? अंतिम समय में ये चंद्रगिरी की पहाड़ी पर चला जाता है भद्रबाहु के साथ में। किसके साथ में चला जाता है? तो आप लोग सर भद्रबाहु के साथ में चला जाता है अंतिम समय के अंदर। ठीक है, चंद्रगिर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? तो आप लोग सर चंद्रगिर पहाड़ी पर सहलेखना के साथ में इसने देह त्याग दी थी। सहलेखना, सहलेखना आप बोलोगे सर कोई लड़की वगैरह है क्या? नहीं, लड़की नहीं है। सहलेखना होती है जिसमें आप पानी और अन्न नहीं करते हो, तो आप बोलोगे सर पानी नहीं पिएंगे और कोई भी अन्न नहीं खाओगे। ठीक है, तो इसके साथ में बताओ क्या कर दी थी इसने? देह त्याग दी थी। इसने क्या कर दी थी? देह त्याग दी थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि बताओ किसके साथ में चला गया था? भद्रबाहु के साथ में चला गया था। किसके साथ में? भद्रबाहु के साथ में। देखो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं ताकि क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है, 1 घंटे में करने रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके को आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए और अच्छे से अच्छे शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, तो इस चीज का फायदा उठाओ, अपने दोस्तों को फायदा बताओ कि भाई आप क्लास लीजिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू जीडी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बताइए अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित हो गया और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसके बारे में आपको बताना है। एक बार जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, आप बार बार कहना नहीं पड़े आपको। ठीक है, इस चीज को देखो हम भी मेहनत करते हैं पूरा, तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है इतना। तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, इसके बारे में अपन से यहाँ पर पूछ लिया जाता है। बी आंसर दे रहे हैं उपगुप्त। ठीक है, चलिए अशोक के बारे में अपन बात करें तो आप लोग सर अशोक ने एक युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व के अंदर, 261 ईसा पूर्व में, जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध है बताओ? तो आप बोलिए सर कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है। अच्छा, इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो आप बोलिए सर फिर अशोक का मन पिघल गया। अच्छा, मन पिघला तो क्यों पिघला, ऐसा क्या कारण हो गया था? तो आप बोलिए सर अशोक के एक चचेरा बेटा था। क्या था? तो आप बोलिए सर चचेरा बेटा था, इसका नाम था निग्रोध नाम था। क्या नाम था? तो आप बोलिए सर निग्रोध था। ये वेरी इंपॉर्टेंट करना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इसके बेटे का, चचेरे बेटे का नाम क्या था? तो आप बोलिए सर निग्रोध था। इसने सबसे पहले बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। क्या किया था? तो आप बोलिए सर सबसे पहले बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित यानी आकर्षित किया था, दीक्षित आकर्षित किया था वो निग्रोध नामक बच्चे ने किया था। ये छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, 5 साल का 6 साल का बच्चा था, और इसने ऐसा कहा अशोक को कि देख देख तूने कितने लोगों को बेरहमी से मार दिया है तूने। और अशोक का फिर मन पिघल जाता है और अशोक इस कलिंग युद्ध में, कलिंग युद्ध के बाद में क्या करता है? तो रण घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया था। कौन सा? धम्म घोष अपना लिया। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ आकर्षित कर रहा है। निग्रोध तो आप बोलोगे सर आकर्षित कर रहा है, लेकिन अशोक का गुरु था उपगुप्त। कौन सा गुप्त? तो आप बोलोगे सर उपगुप्त है, जिसने क्या किया? बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बताओ क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनवाया था। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना। कलिंग का युद्ध समझ में आया कि नहीं बताओ? यहां तक आपको नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो। ठीक है सर, मैं 15 मिनट पीछे हूं। ओके बात, कोई बात नहीं, ठीक है 15 मिनट पीछे हो तो कलिंग युद्ध के बारे में अपन बात कर ली है। कलिंग युद्ध के बारे में 261 के अंदर और बात कर लेते हैं। देखो कलिंग युद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट करना है ना, काफी बार पूछा जाता है। कलिंग युद्ध कौन सा युद्ध है? तो आप बोलिए सर कलिंग युद्ध। हमें जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। सबसे ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन होता है 14वें में 13वें के अंदर। 13वें शिलालेख में हमें इस कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, उस समय कलिंग का शासक कौन था? उस समय कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर नंदराज था। ठीक है, वर्तमान में कलिंग कहां पर है? तो आप बोलोगे सर ओडिशा के अंदर है। कहां पर है ये? ओडिशा के अंदर है। ठीक है ना, इतनी सब जानकारियां आपको मिल रही है तो आप फायदा उठाइए इस चीज को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी से इसका आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अब इनसे बाहर क्वेश्चन कैसे चल जाएगा आप बताओ, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल के साथ में, जहां से कलिंग युद्ध पूछेगा तो कलिंग युद्ध पूरा बता दिया, अशोक पूछेगा तो अशोक के बारे में पूरा बता दिया, चंद्रगुप्त पूछेगा चंद्रगुप्त पूरा बता दिया, तो आपको यहाँ पर पीछे बाहर जाएगा कैसे क्वेश्चन, है ना। और फिर भी जाएगा तो फिर वो सबके लिए जाएगा भाई। जितनी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो मैंने सभी को बता दिया। आपके जितने इंपॉर्टेंट पुराने एग्जाम से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले फैक्ट थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है वो आपको बताना है। बताइए भाई इसका आंसर। ओके, जेनिस का आंसर 12वें के अंदर, तो अभी 12वां क्वेश्चन ही नहीं चल रहा है ना, 12वां क्वेश्चन तो चल नहीं रहा है अभी। 11 में ए आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में नाटक। अच्छा,
ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र, ऐसा तो नहीं हो रहा सर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित है? पहले तो ये तो दिमाग में किसी के भी नहीं आ रहा ना कि सर ये इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा। ये तो किसी के भी दिमाग नहीं आना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र है वो प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अब सर मौर्य काल का प्रशासन लिखा हुआ है इसके अंदर के भाई मौर्य काल के अंदर प्रशासन कैसे चलाओगे। जैसे अपने भारतीय संविधान है ना, अपना भारतीय संविधान है, उसके हिसाब से अपना कानून चल रहा है, अपना भारत के संविधान से ही भारत चल रहा है। तो आप लोग सर बिल्कुल उस प्रशासन कैसे चलेगा, तो इस अर्थशास्त्र के तहत, इसी अर्थशास्त्र में उस मौर्य शासनकाल का प्रशासन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इसका प्रशासन कैसे कैसे यहाँ पर प्रशासन चलेगा उसके बारे में। सभी का गलत है इसमें। तो ये आपका अपन बात करें शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। किसकी? तो आपके सर शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, ठीक है, आत्मकथा नहीं है, आत्मकथा नहीं होगी उस समय। हम बात करें शासन के सिद्धांतों की, ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। डी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए कौटिल्य के बारे में अपन बात करें। कौटिल्य का पहले क्या नाम था? तो आप सर कौटिल्य के बारे में अपन बात करें, विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप सर इसको कहा जाता है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक तो ये याद रख लेना, ठीक है ना। और किसके शासनकाल में था? ये तो आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था, ठीक है ना। इसी कौटिल्य को कहा जाता है, विष्णुगुप्त को कहा जाता है, भारत का मैकियावली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत का मैकियावली कहा जाता है। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, मैकियावली, ठीक है। मैकियावली बताओ किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावली कहा जाता है कौटिल्य को कहा जाता है। किसको? कौटिल्य को। अच्छा आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया, अभी तक तो वैसे एक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये, मैंने अभी तक जो पेपर देखे हैं उसमें से सिर्फ एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा हुआ है। अर्थशास्त्र के भाग बताओ कितने हैं, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा 4, ऑप्शन में रहेगा 3, ऑप्शन में रहेगा 15, ऑप्शन में रहेगा 10। बताओ कितने भागों के अंदर है ये एग्जाम में। सिर्फ मैंने अभी तक देखो पुराने पेपर मैंने करवाए जिसमें से मैंने एक एग्जाम में देखा था, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा हुआ है? 15 भागों के अंदर। कितने भागों में? 15 भाग है। किसके कितने भाग है? तो आप बोलोगे सर 15 भाग के अंदर ये विभाजित किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ है? इसके बारे में आपको बताना है। बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। शक संवत और विक्रम संवत के अंदर तो सभी को पता है ना, शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत क्या है? तो आप बोलोगे सर भारत सरकार का ये कैलेंडर है। किसका कैलेंडर है? भारत सरकार का। तो बताइए भारत सरकार के कैलेंडर के बारे में कि कब और किसके शासनकाल में इसकी यहां पर होता है। तो ये आपको बताना है। 12 के अंदर बी आंसर कनिष्क, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है। शक संवत तो सभी को पता है ना, तो आप लोग सर भारत सरकार का, एक तो किसका कैलेंडर है? ये भारत सरकार का है। भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो बताओ कौन सा शक संवत कब का है? तो आप लोग सर 78 ईस्वी का है। 78 ईस्वी, न कि ईसा पूर्व है, न कि ईसा पूर्व है, ठीक है। अच्छा एक है विक्रम संवत, एक क्या है? तो आप लोग सर एक होता है विक्रम संवत के बारे में। अच्छा विक्रम संवत कब का है ये आप मुझे बताइए, विक्रम संवत कब का है? तो ये आपके ईसा पूर्व का है, 58 ईसा पूर्व है, 58 ईसा पूर्व है। जो अपना हिंदू कैलेंडर है ना, जो अपना हिंदू कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर? तो आप लोग सर हिंदुओं को जो कैलेंडर वो विक्रम संवत के आधार पर चलता है, 78 ईसा पूर्व का है, ठीक है। और ये शक संवत है 78 ईस्वी का है, 78 ईस्वी का। देखो ये ईसा पूर्व लिखा है मैंने और ये आपके ईस्वी लिखा है, ये कंफ्यूजन मत होना, वहां पर एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के बारे में अपन बात करें, कनिष्क कौन से वंश से संबंधित है? कुषाण राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुषाण राजवंश से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनिष्क के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि कनिष्क की राजधानियां कौन कौन सी थी, ठीक है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बिहार के अंदर एक एसआई का एग्जाम हुआ था, शायद एसआई का एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कनिष्क की राजधानी कौन कौन सी थी? पुरुषपुर थी, मैंने 10 बार आपको बताया पुरुषपुर थी। कौन सी थी? तो आप बोलोगे सर पुरुषपुर थी। पुरुषपुर को ही वर्तमान के अंदर बताओ क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर पेशावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पेशावर कहा जाता है। एक तो पहली राजधानी हो गई पेशावर पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी एग्जाम में वहां पे पूछी थी कि बताओ दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। कौन सी थी? तो आप बोलोगे सर मथुरा थी। याद रह जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर कनिष्क की 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा थी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी के बारे में आपसे पूछा है। सातवाहनों की राजधानी इनमें से कौन सी थी यह आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ओके, भोले के भगत हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। चलिए मोंती कुमारी का आंसर, ओके, और नीरज का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए आंसर सभी के सभी देते रहिए, जितने भी जुड़े हैं आंसर देते रहिए, ठीक है ना। अपन बातें कम और क्लास के अंदर टॉपिक ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो इसी चीज़ का आप फायदा उठाइए। जो क्लास कंटिन्यू लेगा उसको ऐसा लगेगा कि सर लगभग क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिकों के यहाँ से बाहर, क्योंकि देखो मैंने पेपर करवा दिए तो पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन्हीं से संबंधित भी अपन रिलेटिव क्वेश्चन कर लेंगे तो अपन को पता रहेगा कि सर ये टॉपिक हम करके गए हैं, ठीक है ना। चलिए
13 में, ओके 13 में ए आंसर प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। सातवान के बारे में मैं आपसे पूछूं, बताओ सातवानों का संस्थापक कौन है, तो आप बोलोगे सर सिमुक है। कौन है बताइए, तो सिमुक सातवानों का संस्थापक है। राजधानी थी प्रतिष्ठान, कौन सी थी, प्रतिष्ठान पैठन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो आप बोलोगे सर प्रतिष्ठान पैठन के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहां पर है ये, तो आप बोलिए सर प्रतिष्ठान पैठन है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी आपसे पूछ लिया जाए, औरंगाबाद के अंदर है। ठीक है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, समझ में आ गया होगा इतना। शिवमुख था सातवानों का क्या था, तो आप बोलिए सर ये संस्थापक है। ठीक है, और अंतिम अंतिम जो कणव राजवंश था, उस कणव राजवंश का यहाँ पर सुशर्मा था। कणव राजवंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था सुशर्मा, उसकी हत्या की थी और फिर सातवान वंश का यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है ना, तो शिवमुख ने बताओ किसकी, तो आप बोलिए सर सुशर्मा की हत्या की थी। किसकी, सुशर्मा की हत्या की थी, और यह था कणव राजवंश से। कौन से राजवंश से, कणव राजवंश से संबंधित था। इसकी इसने हत्या की, हत्या कर कर फिर नया राजवंश आता है, वो आता है सातवान राजवंश, जिसकी राजधानी पैठन थी। पैठन प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर थी। ओके, अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये तो आप बता दोगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तक्षशिला बताओ किसकी राजधानी थी, ये आपको बताना है। जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो आप। ठीक है, शेयर वगैरह कर दिया करो, है ना। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, आपको इतना फायदे मिलेंगे आपको इस चीज से। ठीक है, अधिक से अधिक जुड़ोगे तभी थोड़ा मजा आता है। ये 3 लोग 4 लोग जुड़ते हो तो फिर क्या ही बताऊं अभी इसमें तो आपको। ठीक है, बताओ 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला के बारे में आपसे पूछा है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। गंधार की, गंधार की, बिल्कुल ठीक है। चलिए गंधार के आंसर बिल्कुल, जिन्होंने 4 आंसर दे रहे हैं उनका सभी का, कौशल की तो नहीं होगी ना, कौशल की तो नहीं है। ठीक है, चलिए डी आंसर जिन्होंने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो 16 महाजनपद मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। 16 महाजनपदों के अंदर उसमें से कुछ एक दो और बता देता हूं। आपसे पूछ लिया जाए कंबोज की राजधानी बताओ, कंबोज के बारे में आपसे पूछा जाए तो कंबोज की राजधानी कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर हाटक थी। कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर कंबोज की राजधानी हाटक। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कहां पर है वर्तमान में, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। आपसे पूछ लिया जाए 16 महाजनपदों में से कौन सा वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर के अंदर है कंबोज। कौन सा, कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक थी, जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सा दक्षिण भारत के अंदर है, यह भी पूछ लिया जाता है आपसे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत में कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर दक्षिण भारत में थी असमक। कौन सा था, तो आप बोलोगे सर असमक था, असमक। ठीक है, कौन सा था, तो आप बोलोगे सर दक्षिण भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है असमक, जिसकी राजधानी थी पोदन्ने। क्या नाम था, तो आप बोलोगे सर पोदन्ने नाम था। पोदन्ने कहां पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, याद रख लेना। 16 महाजनपदों में से आपके बार काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुरु की कौन सी थी, कुरु के बारे में अपन बात कर सकते हैं। कुरु की है वो कौन सी राजधानी है, इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलिए सर इंद्रप्रस्थ है वो राजधानी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। बोलेगा भगत का, ओके, सिया कुमावत का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ये याद रखना इंद्रप्रस्थ है। हरियाणा वाला दिल्ली वाला क्षेत्र है वो आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इतना याद रख लेना, आपको इतने तो कम से कम याद रहने चाहिए। मगध की कौन सी है, मगध की तो पता है ना, ऐसा तो नहीं है कि सर मगध की नहीं पता, हमें तो इतनी देर से मगध पढ़ रहे हैं। ग्रीवरज थी। कौन सी, तो आप बोलिए सर ग्रीवरज, ग्रीवरज राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन ऊपर से तो नहीं निकल रहे कोई से, ये बता दीजिए। क्वेश्चन ऊपर से तो नहीं निकल रहे, आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, ये भी आप जरूर बता दो ना। ऐसा तो नहीं कि सर बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, कुछ ही हार्ड नहीं है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा, एसएससी के अंदर आए हुए भी क्वेश्चन है, सभी के सभी पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन, साथ में व्याख्या के साथ में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बताइए मगध की राजधानी, ये तो आपके जीडी के अंदर भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, जीडी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए उदयन ने, ये क्वेश्चन आपके जीडी में क्या आया था कि बताइए उदयन के बारे में हम बात करें, उदयन ने कौन से नगर की स्थापना की थी। उदयन ने बताओ कौन से शहर की स्थापना की थी, शहर की स्थापना की थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीडी के अंदर कि उदयन ने कौन से शहर की स्थापना की थी जो मगध की राजधानी बनी थी, जो आपके क्या बनी, तो आगे जाके मगध की राजधानी बनी थी। यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताओ इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। पाटलिपुत्र, बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है। पाटलिपुत्र को, किसको? तो आप बोलोगे सर पाटलिपुत्र को, ये जीडी में पिछली बार 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उदयन ने बताओ कौन? तो आप बोलोगे सर उदयन जब भी नाम आ जाए ना, ये नंद वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? एक तो याद रख लेना कौन से वंश से संबंधित है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर नंद वंश, ठीक है। और ये नहीं, नंद नहीं, हर्यक वंश से संबंधित है। कौन से? उदयन है वो हर्यक वंश से संबंधित है। एक तो ये याद रख लो। उदयन है, इसने पाटलिपुत्र बसाया। कौन सा पुत्र? तो आप बोलोगे सर पाटलिपुत्र इसने बसाया और इसी को इसने राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन? तो आप बोलोगे सर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला उदयन था। और किसकी राजधानी बनता है? तो आप बोलोगे सर मगध की राजधानी बनता है। किसकी? मगध की राजधानी बना था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, सभी का आंसर आना चाहिए। तो बता दीजिए जल्दी से, काफी बार हमने चर्चा कर ली, अभी कलिंग युद्ध के बारे में पूरा बताया था मैंने आपको, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। बताओ, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर इसका। तो कलिंग युद्ध तो सभी को पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। कलिंग कहां पर है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिल्कुल यहां पर। कौन सा हो जाएगा? तो 261 ईसा पूर्व के अंदर है ना, ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। कलिंग कहां पर है ये याद रख लेना, ओडिशा के अंदर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कहां पर है? ओडिशा में। नंदराज इसका शासक था, नंदराज। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख के अंदर मिलता है, ठीक है, याद रख लेना। निग्रोध नामक, और उसके बाद में रणघोष के स्थान पर धमघोष अपना लिया था। धमघोष है अशोक ने अपना लिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताओ। प्राचीन पूछा है ना, चोल साम्राज्य के जो प्राचीन जो चोल थे ना, उनकी राजधानी पूछा है, उनकी राजधानी पूछा है, ये आपको बताना है। क्योंकि देखो तंजावुर मत कर देना। तंजावुर के बारे में अपन बात करें, तंजावुर के बारे में, तो आप बोलोगे सर तंजावुर राजधानी, वो बाद के जो चोल है, प्राचीन की नहीं पूछा, तो बाद में जो चोल शासन बने थे ना, बाद में जो चोल शासक थे, जिसमें से विजयालय के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। विजयालय कौन हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर विजयालय। इस विजयालय ने राजधानी किसको बनाया? तो तंजावुर को बनाया था, ये याद रख लेना। एक तो राजधानी बाद के चोल है, ये कौन से? तो आप सर बाद के चोल है, प्राचीन नहीं है। प्राचीन में कौन सी थी? उरेरियू थी। कौन सी थी? उरेरियू थी, ठीक है। बी आंसर, बी आंसर नहीं होगा, चलिए याद रख लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, बताओ यहां तक। ओके, बी आंसर, बी आंसर सभी का। कावेरी नहीं, कावेरी तो नहीं होगा ना, कावेरी पट्टनम तो नहीं होगा। बी आंसर, सभी का आंसर याद रह जाएगा। प्राचीन चोल पूछे तो आप बोलोगे सर उरेरियू। बाद के चोल का पूछे, जिसने विजयालय के बारे में अपन बात करें, तो विजयालय ने राजधानी बनाई थी, वो तंजावुर को बनाई थी। किसको? तंजावुर को बनाई थी, ये याद रख लेना। अब मैंने जब भी चोल शासक आया तो मैंने आपको कहा था कि कुछ कर याद रख लेना। इस चोल वंश के कर जो आपके जीडी के अंदर लगभग लगभग प्रत्येक 1-2 शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। एक दिन में यदि 3 शिफ्ट है तो उसमें से एक शिफ्ट के अंदर फिक्स क्वेश्चन था चोल का, कर का। और मैंने कहा था जब आपको कुछ भी करों के बारे में नहीं पता चले तो सीधा का सीधा चेप देना। कहां पर? तो आप लोग सर यहां पर चोल वंश से संबंधित। किसे? तो चोल वंश के जो कर है वो याद रख लेना। याद रहे या नहीं रहे, लेकिन कुछ भी है टप्पा लगाओ तो सीधा चोल वंश पे ही लगाना, ठीक है। ये याद रख लेना। जैसे कि आयाम कर है, कड़मई कर है, ठीक है, मरमांडी, ऐसा इस तरीके से जो अजीब अजीब नाम दिखे ना, तो ऐसे समझ लेना ये पक्का चोल वाले ही कर है। कैसे कर है? तो आप सर चोल राजवंश के द्वारा लगाए गए कर है। बोलो टप्पा लगाओगे तो लगा दोगे ना, गलत। जब फिक्स पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं पता तो चोल पे लगाना, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगम साहित्य का कितने संगम होते हैं? तो आप बोले सर 3 संगम हुए थे। कितने? 3 संगम। यह भी पूछा जाता है, बताओ संगम कितने हुए? 3 संगम हुए थे। किसके शासनकाल में संरक्षण मिला था संगमों का? तो बोले सर संगम साहित्य है, ये आपके संरक्षण मिला था, उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके सर, ठीक है, मोहिनी का, मोहिनी, ठीक है। चलिए, और हमारे साथ में जुड़े हैं विजय कुमार लोग, ठीक है। बी आंसर, ठीक है, चलिए बी आंसर दे रहे हैं। पांडे, पांडे, बिल्कुल। चलिए, जिन्होंने पांडे आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, जिन्होंने बी आंसर दे रहे हैं पांडे, ओके। बी आंसर नहीं हुआ, सी आंसर जिन्होंने दिया है पांडे। याद रख लेना, जब भी संगम साहित्य आए तो आप बोले सर पांडे शासकों ने संरक्षण किया। और कितने संगम हुए थे? 3 संगम हुए थे। कितने संगम होते हैं? 3 संगम होते हैं। बी नहीं होगा, पांडे होगा, बिल्कुल। पांडे के बारे में अपन बात करें, पांडे शासक, कौन से? पांडे शासक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नंद राजवंश का संस्थापक कौन है? ये तो बिल्कुल आसान
आसान क्वेश्चन हो गया। तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। नंद राजवंश का संस्थापक के बारे में आपसे पूछा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखते हैं कौन देता है आंसर इसका। नंद राजवंश के बारे में, नंद राजवंश का बारे में पता है ना, तो आप लोग सर नंद राजवंश का दो ही शासक के बारे में याद रखो। एक तो महापद्म नंद, महापद्म नंद है, ठीक है। अतुल्य सेना थी इसके पास में, क्या थी, तो आप लोग सर अतुल्य सेना थी, इसीलिए इसको अग्रसेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रसेन भी इसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ कौन से शासक को अग्रसेन कहते हैं, महापद्म नंद को अग्रसेन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सर्वे सत्रांतक के नाम से। किसके नाम से, तो आप लोग सर सर्वे सत्रांतक, सर्वे सत्रांतक इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आप लोग सर सत्रांतक का मतलब, तो आप लोग सर क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन, तो आप लोग सर क्षत्रियों का नाश करने वाले तो परशुराम जी थे। कौन थे, परशुराम जी। परशुराम जी ने जिस तरीके से क्षत्रियों को नाश करने की कसम खाई थी, सौगन खाई थी, वही अपन बात करें महापद्मनंद ने भी कहा था कि मैं इस धरती से सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए नहीं कर पाया, तो सर्वे सत्रांतक इसको कहा जाता है। एक तो याद रख लेना, सर्वे सत्रांतक, सभी क्षत्रियों की नाश करने की इसने क्या खाई थी, कसम खाई थी कि भाई मैं सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। ओके चलिए, तो यह आपका था। और इसमें नंद वंश का पहला शासक है वो अपना महापद्म नंद। दूसरा शासक, तो आप लोग सर दूसरा शासक जो अंतिम शासक था उसके बारे में अपन बात करें, धनानंद, जिसके शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता था, हुआ है, सिकंदर का आक्रमण हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देवानाम पीए के नाम से जाना जाता है। देवानाम पीए के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताओ जल्दी से। देवानाम पीए के नाम से जाना जाता है। देवानाम पीए का अर्थ क्या होता है, देवानाम पीए के, तो ये तो सभी को पता होगा ना, अशोक। बिल्कुल, चलिए सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आ गया। अशोक को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो अब सर अशोक को देवानाम पीए, देवताओं का प्रिय, किसका, तो अब सर देवताओं का प्रिय इसको कहा जाता है। देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय कहा जाता है। अशोक के एक बेटा था, नाम था महेंद्र। नाम क्या था, तो आप सर महेंद्र। एक का नाम था, एक बेटी थी, उसका नाम था संघमित्रा। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया था। कहां पे भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था, और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। किसका, तो आप सर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा, तो आप सर महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। यह भी इंपॉर्टेंट करना। अशोक के बारे में अपन बात करें, अशोक का नाम अशोक कहां पे मिलता है, तो आप लोग सर अशोक का नाम और भी मिलता है, जैसे अशोक वर्धन मिलता है कभी कभी, क्या है, तो आप लोग सर अशोक वर्धन। लेकिन केवल अशोक कहां पे मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सर केवल अशोक के बारे में है गुजरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, गुजरा अभिलेख के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गुजरा अभिलेख है, ठीक है। अगला हम बात करें नेटूर अभिलेख, नेटूर अभिलेख, ठीक है। मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख, इनके अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के जो भारत के अंदर जो शिलालेख मिले हैं उसमें कौन सी लिपि है, यह आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अशोक के शिलालेख कौन कौन से हैं, देखो शिलालेखों के नाम थोड़े बहुत याद रख लो। यहां पर शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, आपसे पूछा जाए शाहबाजगढ़ी क्या है, तो आप लोग सर अशोक का शिलालेख है, ठीक है। मानसेरा क्या है, तो आप लोग सर मानसेरा अशोक के शिलालेख है, ठीक है। शिलालेख मिला है यहाँ से, शाहबाजगढ़ी है, मानसेरा है, ठीक है। और हम बात करें तो चलिए इतने ही अभी दिमाग में इतने आ रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अशोक के शिलालेखों के बारे में अपन बात करें तो आप लोग सर लिपि के बारे में देख लेते हैं। तो लिपि है वो कैसी है, तो आप लोग सर लिपि या तो ब्राह्मी मिलेगी या फिर एक खरोष्टी लिपि मिलेगी। कैसी, खरोष्टी। अच्छा ब्राह्मी कहां पर मिलेगी, खरोष्टी कहां पर मिलेगी, तो आप लोग सर ब्राह्मी है बर्मा से कनेक्ट कर लेंगे। बर्मा अपने भारत में है ना, तो आप लोग सर बिल्कुल, यानी भारत में जो लिपि मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ब्राह्मी लिपि मिलती है। कैसी लिपि मिलती है, ब्राह्मी। तो खरोष्टी कहां पे मिलेगी, तो आप लोग सर खरोष्टी है पाकिस्तान के अंदर। कहां पर, तो पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर अशोक के जो भी शिलालेख मिले हैं अफगान के अंदर, ठीक है, उस तरफ जो शिलालेख मिले हैं उसमें लिपि कैसी है, तो आप लोग सर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी भारत का जो अपन नक्शे के बारे में अपन बात कर लेते हैं, तो इसमें से यहां पर अपन बात करोगे तो आप लोग सर इस क्षेत्र में जो भी अशोक के शिलालेख मिले हैं वो आपको शिलालेख मिले हैं कौन सी में, खरोष्टी लिपि में मिले हैं। बाकी भारत के जो शिलालेख है वो सभी के सभी ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले हैं। किसमें, ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले हैं। ओके चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें मास की। ओके मास की बिल्कुल, यहां पर हम बात करें शाहबाजगढ़ी, मानसेरा। वैसे तो इसकी ट्रिक तो थी मुझे, यहां पर हम बात करें जो शाम को जो सोए
वो है गधा है, वो क्या है, गधा। तो जैसे शाहबाज गढ़ी हो गया, इसमें से मानसेरा हो गया, को से हो गया कालपी हो गया, शायद कालपी, जो से जोगड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोगड़ हो जाएगा। ए से एरे गुड्डी हो जाएगा, एरे गुड्डी, कौन सा, एरे गुड्डी। गै से हो जाएगा, यहाँ पर गै वाला तो याद नहीं आ रहा, ठीक है, इसे इस धो से हो जाएगा, धोली हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, धोली हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 8 के 8 शिलालेख थे, ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो शिलालेखों के बारे में भी पूछ लिया जाए आपसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपके जीडी के अंदर पिछली बार पूछा था। जीडी के अंदर ये क्वेश्चन अभी 2 या 3 दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था। तो ये आपको बताना है सुदर्शन झील के बारे में, या आपके कौन सी, चलो आंसर तो बता ही दिया होगा, तो आपको सभी को पता भी होगा। गुजरात के अंदर झील वस्तु एक कृत्रिम जलाशय है, जो मौर्य के शासनकाल में, मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो कौन सी झील है, सबको मैंने आंसर पहले ही बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा कि यह आपके जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। 2021 वाला पेपर करवा रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तब उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो मैंने जितने क्वेश्चन करवाए अभी भी बता रहा हूं, क्वेश्चन वहीं से उठाएं जो आपके पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे रिलेटिव क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं उठाएं, उनसे रिलेटिव क्वेश्चन उठाएं, ताकि एग्जामिनर का फोकस उन्हीं क्वेश्चनों पर रहता है कि अपन ने पुराने एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है ना। चलिए, सुदर्शन झील के बारे में जब भी पूछ लिया जाए कि सुदर्शन झील, आंसर बिल्कुल सभी का सही है, कहां पर है, तो आप बोलोगे सर गुजरात के अंदर है। कहां पर है ये, गुजरात के अंदर है, ठीक है। एक तो ये याद रख लो, सुदर्शन झील कहां पर, तो आप बोलोगे सर ये है गुजरात के अंदर। गुजरात में भी कहां पर है, सौराष्ट्र के अंदर है। गुजरात में भी कहां पर है, ये सौराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण के बारे में आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, तो आप बोलोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिया था, क्या दिया था, आदेश दिया था। और ये आदेश किसको दिया, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो बताइए किसको आदेश देगा, तो आप बोलोगे सर पुष्यगुप्त को। किसको, तो पुष्यगुप्त को दिया था आदेश, तो पुष्यगुप्त ने बनाया था, पुष्य गुप्त ने बनाया था, बस याद रह जाएगा ना। तो सुदर्शन झील किसने बनाई, तो आप बोलोगे सर पुष्यगुप्त ने बनाई। किसने बनाई, पुष्यगुप्त ने बनाई थी। हमें कहां से जानकारी मिलती है, हमें यह जानकारी मिलती है वो जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेख, ठीक है, यहां से हमें जानकारी मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, सर्वप्रथम तो मौर्य शासक था, बाद में और भी शासक थे, जैसे अशोक है, स्कंदगुप्त है, उन्होंने भी करवाया था, ठीक है ना। अंतिम रूप से किसने करवाया, तो आप लोग सर स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने करवाया था अंतिम रूप से, ठीक है ना, अंतिम रूप से। और किसने, तो आप लोग सर और किसने, अशोक ने भी करवाया था। किसने, अशोक ने भी, ठीक है। तो काफी लोगों ने निर्माण करवाया, लेकिन जो मुख्यतः पूछा जाएगा वो पहला पूछा जाएगा कि पहली बार निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को कहा और आदेश दिया, ये हमें जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ओके। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, वेदों से संबंधित क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपके है ना, थोड़े से जल्दी कीजिए ताकि टाइम थोड़ा हो रखा है, तो स्पीड से अपन कर लेते हैं। कर्मकांड ग्रंथ के बारे में पूछा है, कर्मकांड ग्रंथ है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ, सभी का पता होना चाहिए। कर्मकांड ग्रंथ कौन से है, तो आप बोलोगे सर यजुर्वेद है। कौन सा, यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी जानकारी, किस संबंधी, यज्ञ संबंधी जानकारी। अर्धवर्यु, इसका अर्धवर्यु है, जो क्या कहलाता है, पुरोहित कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे सर पुरोहित है, वो अर्धवर्यु के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा। इसके ग्रंथ तैतरेय और शतपथ है। इस यजुर्वेद का ग्रंथ कौन सा है, आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर तैतरेय ब्राह्मण। कौन सा, तैतरेय ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है, तैतरेय ब्राह्मण और आपका शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए तैतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण किसके ग्रंथ है, तो आप बोलेंगे सर ये यजुर्वेद के ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है, यजुर्वेद के ग्रंथ हो जाएंगे। संगीत से संबंधित, तो आप बोलेंगे सर स सामवेद, स संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित। अथर्ववेद जादू टोनों से संबंधित है। किससे संबंधित है, जादू टोनों से संबंधित है। ये याद रख लेना, जादू टोनों से संबंधित कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको बता दिया मैंने। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, धनुर्वेद है, इसका उपवेद है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद में मंत्र है, ऋग्वेद में कितने मंत्र है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर।
जल्दी बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। ऋग्वेद के अंदर बताना आपको कि ऋग्वेद के अंदर बताओ कितने मंत्र है। ऋग्वेद क्या है तो आप बोले सर सबसे प्राचीन ग्रंथ है अपना, प्राचीन सबसे बताओ वेद कौन सा है, प्राचीन वेद कौन सा है, तो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद ही हो जाएगा। पहला वेद ऋग्वेद है, सभी को पता भी होगा। कितने मंडल है तो आप बोले सर जब मंडल पूछ लिया जाए तो 10 मंडल है। ठीक है, मंत्र कितने हैं तो 1028 मंत्र। कितने तो आप बोले सर 1028 सूक्त है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बी आंसर सभी का सही आंसर है। और होर्त होता है वो पुरोहित होता है, जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है ना, जो उच्चारण करता है वो कौन करेगा तो आप बोलोगे सर होर्त करता है। कौन करता है? होर्त। ठीक है, जिसको होता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? तीसरे मंडल के अंदर है। कौन से मंडल के अंदर? तीसरे मंडल के अंदर है। ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। एक बार भाई जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो और थोड़े से कंटिन्यू आप है वो 11 बजे आ जाया करो। ठीक है, लाइव देखोगे तभी क्लास देख लोगे, बाद में 1 महीने की 30 घंटे की क्लास हो जाएगी तो ना तो एक साथ देख पाओगे, और एग्जाम बाद में देखोगे ना जिस दिन कि चलो यार आज तो टॉपिक वाइज कर लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ गए, जैसे कि मैं बता रहा हूं भाई, मैं कंफर्म ऐसा तो नहीं कहता लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वो उस दिन ऐसा नहीं होगा खास में उस दिन वीडियो ये देख लेता है ना। ठीक है, तो सबसे पुराना उपनिषद के बारे में आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है इसमें से? बी आंसर मांडुक्य। नहीं, मांडुक्य तो नहीं होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। मांडू बताओ कौन सा होगा? 1060। चलिए, तो इसमें से सबसे पुराना है वो छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है छांदोग्य उपनिषद। एक पूछा जाता है यम का और नचिकेता का संवाद। किसका? यम और नचिकेता का संवाद के बारे में पूछा जाता है कि बताइए इसका संवाद कौन से उपनिषद के अंदर मिलता है? कौन से उपनिषद में मिलता है ये इंपॉर्टेंट करना। कंठोपनिषद के अंदर। किसमें? तो आप बोलोगे सर कंठोपनिषद के अंदर। ठीक है ना, कंठोपनिषद के अंदर। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया है? सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया? ये कौन से उपनिषद से? ये कौन से उपनिषद से है? ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आगे क्वेश्चन, क्योंकि अगली क्लास भी है। बताइए निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर के बारे में आपसे पूछा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना, सभी जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम भी मेहनत करते हैं तो इतना तो आपसे मांग ही सकते हैं कि भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है ना, चलिए, तो निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, ये तो आप सभी को पता होगा ना जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर तो अब्दुल सर प्रथम है ये आपके भगवान ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें नेमिनाथ कौन से हैं, तो अब्दुल सर नेमिनाथ 21वें हैं, 23वें आपके ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे, और 24वें हैं वो कौन से हैं तो वर्धमान। ये इंपॉर्टेंट करना, 21वां और 23वां काफी बार पूछा जाता है। बताओ 21वें कौन से हैं और 23वें कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? सामान्यतः बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। बौद्ध मठ को संदर्भित करता है। किसको? तो आप बोले सर बौद्ध मठ को है ये संदर्भित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। और क्वेश्चन कैसे लगे ये आप जरूर बताइए। देखिए पुराने, यदि आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपको हल्का फुल्का तो समझ में तो आ ही गया होगा कि सर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और पहले से पढ़े हुए हैं तो कहीं पर दिक्कत आएगी नहीं, आंसर भी आपके आ जाएंगे इसमें से। ठीक है ना, चलिए, तो 27 में ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। तो एक बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ क्या कहलाता है? तो आप बोले सर विहार कहलाता है। क्या कहलाता है? विहार। स्तूप मत कर देना, स्तूप तो यहां पर जब महापरिनिर्वाण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर जो बनाया जाता है इस तरीके से, तो ये बताओ क्या होता है? तो आप बोले सर ये बनाया जाएगा वो स्तूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? हीनयान और महायान है वो कौन से धर्म के पंथ है? ये तो आप सभी बता दोगे। हीनयान के बारे में पूछा है और महायान के बारे में पूछा है, तो बता दोगे ना सभी के सभी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता देंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के कौन से हैं? श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक का कौन पुत्र था इनमें से? सम्राट अशोक का पुत्र कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए सम्राट अशोक का पुत्र कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ,
तो आप बोलोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य तो था नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं था। बिंबिसार और बिंदुसार में दिक्कत आ सकती है, तो आप बोलोगे सर बिंबिसार हर्यक वंश से था। कौन से वंश से था ये? हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, बिंदुसार आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर। बिंदुसार इंपोर्टेंट करना, इसको एक तो अमित्रोकेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर अमित्रोकेटस इसको कहा जाता है, अमित्रोकेटस या अमित्रो खाद के नाम से। इसी के शासनकाल में अपन बात करें तो डायनोसियस और डाइमेकस दरबार में थे। इसके दरबार में कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डाइमेकस और डायनोसियस थे, डायनोसियस थे। ठीक है, इसने सूखी अंजीर मदिरा इस तरीके से मंगाए थे, डायनोसियस। ठीक है, सूखी अंजीर मंगाई थी, मदिरा मंगाया था दरबार में, डायनोसियस और डाइमेकस था। ठीक है, और बात करें बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार है वो एक तो क्या है कि ये एक तो इसने प्रशासन चलाया, तो सभी से आसपास के सभी से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। ठीक है ना, बिंदुसार के बारे में अमित्रोकेटस और डाइमेकस और डायनोसियस हो गया। ठीक है, और क्या करें इसके बारे में देखोगे तो एक ये पूछा जाता है, हाँ आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। किससे? तो आप सर ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये याद रख लेना, आजीवक संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो अशो यहां पर बिंदुसार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किसने समाप्त कर दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत, चलिए बताइए जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मौर्य वंश के बारे में पूछा है भाई, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बोले सर वृहद्रथ था। कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम है वृहद्रथ। वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, ये पूछा जाएगा। वृहद्रथ अंतिम शासक है मौर्य वंश का। किसका? तो आप बोले सर मौर्य वंश का अंतिम शासक। और वृहद्रथ के स्थान पर बताओ कौन सा? तो अब इसको इसकी हो गई हत्या। हत्या की तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। लास्ट में मैंने क्या लिखा? तो आप बोले सर शुंग लिखा। शुंग लिखा, इसका मतलब कौन सा वंश आ जाता है? अगला शुंग वंश आ जाता है। तो मौर्य वंश के बाद में कौन सा आता है? तो आप बोले सर मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो वृहद्रथ था, इसकी हत्या होती है। हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग नाम दिखा आपको पीछे, तो आप बोलोगे सर शुंग वंश आ जाता है मौर्य वंश के बाद में। तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद में कौन सा वंश आया? शुंग वंश आया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, किस राजा को कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है? तो मुद्रा राक्षस नाटक वैसे तो कालिदास का है। किसका? कालिदास का है। मिलनी किसके चाहिए थी? तो आप बोलोगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, लेकिन मुद्रा राक्षस नाटक के अंदर विषय जो मिलता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मिलता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि ये देखो गुप्त काल में लिखा हुआ है। कौन से काल में? गुप्त काल में। लेकिन हमें नाटक में कहानियां मिलती है वो चंद्रगुप्त मौर्य की मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बच्चों के सबसे ज्यादा गलत हुआ था ये क्वेश्चन कि बताओ किसकी, क्योंकि आपको यहां पर अंदाजा लगाया था कि सर मुद्रा राक्षस है, वो अपन बात करें तो ये क्या है, तो नाटक ये गुप्त काल में लिखा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन किसका? तो आप सर चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें कहानियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये तो आप सभी बता दोगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। उदयन ने बसाया था। किसने? तो बोले सर उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र ये। और पाटलिपुत्र मौर्य काल के अंदर भी बताओ क्या थी? तो आप बोले सर राजधानी थी इनकी। ओके, अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ये भी आप बता दोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तीनों बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने बताया, तो आप बोले सर तृतीय तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताए थे अशोक के शासनकाल में होती है। किसके? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। जिंदा अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जिंदा अवस्था इनमें से किससे जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। बताइए, दो क्वेश्चन और है, ठीक है ना, दो क्वेश्चन और है, जल्दी से बताइए। जिंदावस्था है ये किससे जुड़ी हुई है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो आप बोलोगे सर जिंदावस्था है वो जुड़ा हुआ है किससे? पारसी धर्म से। किससे? पारसी धर्म का ये एक पवित्र त्योहार भी होता है और पवित्र पुस्तक भी है, जिंदावस्था। कौन सी? तो जिंदावस्था। ओके, याद रख लेना, ठीक है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। कौन से प्रयोग किया था गौतम बुद्ध ने, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। गौतम बुद्ध ने बताओ जनसाधारण कौन सी भाषा का प्रयोग किया, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, यह आपको बताना है। जैन धर्म के जो साहित्य हैं, जैन धर्म के साहित्य हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोले सर आगम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट करना, काफी बार क्वेश्चन पूछा है। आगम क्या है? जैन साहित्य है। गौतम बुद्ध के जो उपदेश है वो कौन सी भाषा के अंदर? तो आप बोले सर पाली भाषा के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर? पाली भाषा में, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। सभी को पता भी होगा कहां पे उपदेश दिए थे, सारनाथ में, ठीक है ना। चलिए
तो ये आपके 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मौर्य काल और मौर्योत्तर काल कंप्लीट। कल अपन बात करेंगे वो गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से एक एक टॉपिक वाइज जितने टॉपिक होंगे वो सभी करवा दूंगा। गुप्त काल कंप्लीट, उसके बाद में गुप्त काल कंप्लीट होने के बाद में आपका सीधा सीधा आएंगे दिल्ली सल्तनत पर। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए ना वहीं से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। जो आपके 120 पेपर करवा दिए मैंने, तो मुझे पता है कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हीं टॉपिकों से अपन क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है ना। अब गुप्त काल के बारे में कल चर्चा कर लेंगे, फिर सीधा आएंगे दिल्ली सल्तनत पर। किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। एक वीडियो दिल्ली सल्तनत पर रहेगा, फिर एक मुगल काल पर रहेगा, उसके बाद में एक आपके रहेगा वो 1700 ईस्वी से लगा के 1857 तक रहेगा, उसके बाद में 1857 से लगा के 1905 तक रहेगा, और फिर 1905 से लगा के 1947 तक रहेगा। ये आपके कितने वीडियो हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 वीडियो और एक कल वाला, टोटल 6 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी आपके हिस्ट्री का जो भी आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू है वो कंप्लीट करवा दूंगा कल आपके, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके 6 वीडियो के अंदर अंदर कंप्लीट। उसके बाद में आएंगे सीधे के सीधे अपन पॉलिटी पे। किस पे? पॉलिटी पे। तो भाई कंटिन्यू जुड़ोगे तभी थोड़ा मन करता है क्लास लेने का। ये आप भी इस चीज को समझो, ठीक है ना। कंटिन्यू जुड़ना आपको। तो ये बाद में पॉलिटी करवा दूंगा, उसके बाद में ज्योग्राफी, फिर आर्ट एंड कल्चर के भी आपके क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम से पहले पहले निश्चिंत होकर रहिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पूरे करवा के जाऊंगा आपके, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं। धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक करके जाएंगे, लास्ट में कमेंट करके भी जरूर जाएंगे, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो आप सभी के सभी। बाद में क्लास पूरी होती है तो उसके बाद में कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।